हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने कंपनी लॉ के क्लासेस में टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ पढ़ी, जिसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी सेक्शन 8 कंपनीज़ जो होती हैं, यानी कि चैरिटेबल कंपनीज़। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था आपको। आज हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि होती क्या है। ऑलराइट, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर आर 3 ways of registering non-profit organization or non-government organization, society, trust and Section 8 company. Trust and societies do not have central laws, as its laws are restricted within that state only where it is established. Section 8 company is a legal form of non-profit organization registered under Section 8 of Companies Act 2013 and has its objective of promotion of arts, science, commerce, education, sports, research, religion, social welfare, charity or any different similar object. ऑलराइट, तो देखिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होता क्या है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता है, बल्कि क्या इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रमोशन करना है ना। जैसे प्रमोशन ऑफ आर्ट्स हो गए, साइंस हो गए, कॉमर्स हो गए, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, इन सबको प्रमोट करना है, लोगों को अवेयर कराना इनके बारे में और लोगों को इनकरेज करना कि आप इन सब में पार्टिसिपेट करिए, इन सब के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को बताना। तो ये काम कौन करता है? हमारी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो होते हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए लिखा है, इनकम अर्न बाय कंपनीज इज अप्लाइड ओनली फॉर प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रमोटर्स। इट शैल एन्जॉय ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनी सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन। तो इसमें देखिए ये होता है कि जैसे अभी तक हमने देखा था, जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो भी अर्निंग होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसका वो क्या काम करते हैं, उसको या तो वो जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें पे ऑफ कर देते हैं, या फिर उसका क्या करते हैं, उसे कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, उसे यूटिलाइज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, या फिर अगर उन्हें अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, डाइवर्सिफाई करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, तो उन सब चीज़ों में वो उसका इनकम को इन्वेस्ट कर देते हैं ना, या फिर वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अभी तक जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होती हैं वो तो अपने इनकम को क्या यूज़ कर रही थी, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रही थी, या तो रिजर्व्स बना दिया, या डिविडेंड पे ऑफ कर दिया, या फिर उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन जो हमारी सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो उस इनकम को यूटिलाइज़ करती हैं कंपनी के प्रमोशन के लिए, है ना, कंपनी के प्रमोशन के लिए, या फिर जो ये सारी चीज़ें थी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इन सब से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको प्रमोट करने के लिए वो उसको यूटिलाइज़ करती हैं। ठीक, तो ये क्या करती हैं, ये जो बाकी कंपनी कर रही थी वो सारे काम ये नहीं करती हैं, ये क्या करती हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, इसको अपने प्रमोशन के लिए यूटिलाइज़ कर देती हैं। देखिए इसमें बताया है कि क्या क्या प्रिविलेजेस और रिक्वायरमेंट होती हैं सेक्शन 8 कंपनी की। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, देयर शुड बी मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स। तो देखिए इसमें क्या, एटलीस्ट 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम क्या होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी में भी एटलीस्ट 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, देयर शुड बी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। ओके, तो 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और जिसमें से एक डायरेक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया, यानी वो इंडिया का ही रहने वाला होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों डायरेक्टर फॉरेनर हैं या फिर बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर सेक्शन 8 कंपनी है वो, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 डायरेक्टर हों, जिसमें से एक जो हो वो रेसिडेंट इन इंडिया हो। नेक्स्ट देखिए,
No requirement of minimum capital is there. It can be formed with or without share capital. तो इसमें किसी भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए। आप बिना किसी मिनिमम रिक्वायरमेंट की मिनिमम कैपिटल के भी सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं और अपने आप को कंपनी लॉ के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, it shall obtain a license from central government for registration of persons as limited company. Further, the power of central government is delegated to the registrar of companies having jurisdiction over the place where the registered office of the company is proposed to be situated. ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो उसमें क्या आपको लाइसेंस लेना होगा, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर रजिस्ट्रार के पास। देखो, अगर आप कोई भी कंपनी बनाओगे, आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक, तो अभी इतना जान लीजिए बस कि जो भी कंपनी अगर हमें बनानी होती है तो उसको हमें पहले रजिस्टर कराना पड़ता है हमारे रजिस्ट्रार से। ठीक, रजिस्ट्रार के पास ये पावर होती है जो सारी फॉर्मेलिटीज़ देखता है कि सारी लीगैलिटीज़, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारे काम किसका होता है? रजिस्ट्रार का। फिर जब वो अपनी ऑथेंटिकेशन, अपना अप्रूवल दे देता है तो वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी का भी होता है। अगर हमें बनाना है सेक्शन 8 कंपनी तो उसके लिए हमें किसकी अप्रूवल चाहिए होगा? रजिस्ट्रार का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, these companies are not required to add limited or private limited as the case may be at the end of their names. Instead, it shall use the words foundation, forum, association, chambers, confederation, council, etc. तो देखिए, अभी तक जो हम लोग की प्राइवेट कंपनी होती थी उसमें क्या रिक्वायर्ड होता था? उसके एंड में हमें यूज़ करना होता था प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो क्या लिखती हैं अपने नाम के एंड में? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो लेकिन जो हमारी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है यानी सेक्शन 8 कंपनी जो है उसमें ये कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसका तो कोई ऐसा पर्पस तो है नहीं, ये ना प्राइवेट है ना पब्लिक है। इसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्निंग भी नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ प्रमोशन है ना, प्रमोशन करना आर्ट्स को, साइंस को, और लोगों को एनकरेज करना चीज़ों के लिए। तो इसलिए इन लोग को कोई नेसेसिटी नहीं होती है कि अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगाएं, बल्कि इनको क्या करना पड़ता है? अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं लोग? फाउंडेशन, एसोसिएशन, फेडरेशन, ये सारे टर्म्स लगाते हैं ताकि इनका नाम पढ़ते ही हमें रिकॉग्नाइज हो सके कि ये सेक्शन 8 कंपनी है। फिर नेक्स्ट है, it takes 30 to 40 days to incorporate a section 8 company. The time can be reduced if a license is issued and other forms are approved earlier by respected registrar of companies. ठीक है, तो इसको देखिए, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए मिनिमम हमें 30 से 40 दिन लग जाते हैं इसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और जो कि मतलब डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई कई कंपनी को ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, कई कई कंपनी का काम जल्दी हो सकता है तो जल्दी भी बन सकती है। तो ये कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है, बट इन जनरल वो 30 to 40 डेज लग जाते हैं। फिर देखिए इनके पास एडवांटेजेस क्या होते हैं सेक्शन 8 कंपनी के। इसमें देखिए जितने भी कंपनी के एडवांटेजेस मैंने बताया था ना, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन, ये सारी जो चीज़ें, जो एडवांटेज एक नॉर्मल कंपनी को मिलती है, वो सारे एडवांटेज इस सेक्शन 8 कंपनी के पास भी होते हैं। यानी इसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी उसके मेंबर्स की, और वो जो होगी वो सेपरेट होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जो उसकी एग्जिस्टेंस है इज़ डिफरेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, है ना। तो जो मेंबर की एंटिटी है, जो मेंबर हैं वो अलग होंगे और एक कंपनी जो है वो अलग होगी। मतलब वो कंपनी को भी एज अ पर्सन हम लोग ट्रीट करेंगे इन द आइज़ ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो भी केस वगैरह होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो कंपनी के नाम पे होगा, ना कि उसके मेंबर्स के नाम पे। तो वैसे ही सेक्शन 8 को भी ये सारे एडवांटेजेस मिल रखे हैं, आप देख सकते हैं।
सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता था? उसमें होता था कि कंपनी जो होती है वो उसके मेंबर से उसे नहीं होती। अगर जैसे मेंबर उसके मर भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। कंपनी देखिए बाय लॉ क्रिएट होती है और वो वाइंड अप भी बाय लॉ ही होती है, ठीक। एक कंपनी को डिपेंड नहीं करता है कि उसके डायरेक्टर या मेंबर के ज़िंदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक मेंबर हट जाएगा तो भी क्या, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। यानी जो कंपनी होती है वो गोइंग ऑन कंसर्न होती है ना, कंपनी चलती जाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसका मेंबर कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है। कई मेंबर आते हैं, कई मेंबर चले जाते हैं, लेकिन जो कंपनी होती है वो चलती जाती है, ठीक। वो कैसे ख़त्म हो सकती है? वो बस अगर लॉ के में बंद होगा तभी, मतलब अगर लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है कंपनी, लॉ के थ्रू, तो उसका एंड भी, उसका वाइंडिंग अप भी प्रोसेस क्या होगा? लॉ के थ्रू ही होगा। फिर नेक्स्ट है लेसर कंप्लायंस एज कम्पेयर टू अदर एंटिटीज़, ईजी टू ट्रांसफ़र शेयर्स, वेरियस टैक्स बेनिफिट्स, ठीक। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे सेक्शन 8 कंपनी के। अब देखिए प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सेक्शन 8 कंपनी, देख लीजिए कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं सेक्शन 8 कंपनी को फॉर्म करने के, ठीक है। इनकॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी को फॉर्म करने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट है ऑब्टेन द बिलो मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। पहला है नेम एंड प्रपोज्ड कंपनी along with its business activity in brief. B. PAN, identity proof, address proof of all directors, shareholders of the proposed company. तो यानी पहले तो हम लोग नेम सजेस्ट करेंगे, उसके बाद जो भी उसके डायरेक्टर वगैरह हैं उनका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। यानी कि डायरेक्टर जितने भी हैं उनका हम फ़ोटो लेंगे, ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे और उनका मोबाइल नंबर भी लेंगे। यानी जितनी भी डिटेल्स होती है ना एक पर्टिकुलर इंसान की, जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं एक फॉर्म फिल करने की, वो सारी डिटेल्स हम लोग ले लेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सारी चीज़ें ले लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर मतलब जो ऑनलाइन सिग्नेचर होते हैं ना, जो कि वैलिड माने जाते हैं। अगर जैसे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उसमें तो हम फिज़िकल जो नॉर्मल सिग्नेचर होता है वो सब तो कर नहीं सकते, जो नॉर्मल सील नहीं होते हैं कि ऐसे इन जनरल क्या होता है कि आप प्रिंसिपल का देखिए आपके पास सील होता है, तो उसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर भी होता है, जो कि क्या होता है जिसमें ऑनलाइन अगर कोई अप्रूवल देना है तो वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर का। मतलब अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो यानी वो कंपनी का अप्रूवल है, उन्होंने अपनी दे रखी है कि हाँ हमें इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, अपनी अप्रूवल दे रखी है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर। मतलब डिजिटल सिग्नेचर वही है, नॉर्मल साइन जैसे ही है, बस क्या है ये डिजिटल फॉर्म में यानी ऑनलाइन फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है एन एप्लीकेशन हैज़ टू बी फाइल्ड विद टू रिस्पेक्टेड ROC अंडर RUN फॉर नेम अप्रूवल। फिर नेक्स्ट है रजिस्टर्ड नेम शैल बी वैलिड फॉर 20 days. After obtaining name approval, an application in e-form INC 12 has to be filed to respected ROC for license approval of section 8 company, that is to run a charitable organization. तो देखिए ROC का फुल फॉर्म क्या होता है? ROC का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसमें देखिए यही बताया है कि जो एक कंपनी का रजिस्टर्ड नेम होता है वो 20 दिन के लिए वैलिड होता है। तो उतने दिन में जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें ई फॉर्म भर करके रजिस्ट्रार का अप्रूवल लेना होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस एंड एप्लीकेशन हैज़ टू बी फाइल्ड इन स्पाइस फॉर्म INC 32, INC 33 and INC 34 for final approval of ROC for incorporating the company, stating the details of directors, shareholding pattern,
objects of the company along with necessary attachment including PAN, ID and address proof of all the directors and shareholders। ठीक, तो देखिए इसमें ये दिखाया है कि जब हमें रजिस्ट्रार के पास हम लाइसेंसिंग के लिए जाएंगे और जब लाइसेंस हमें मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करना होगा, वो एप्लीकेशन हमें इन सारे फॉर्म में, स्पाइस फॉर्म जो है INC 32, 33, 34, इन सब में फाइनल अप्रूवल लेना होगा ROC का, ताकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। फिर नेक्स्ट है, वंस द ROC गेट सेटिस्फाइड विद ऑल द अबव फॉर्मेलिटीज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड टू द कंपनी। फिर उसके बाद देखिए, अगर ROC इन सारी चीज़ों से, इन सारे डिटेल से, सारे इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड होगा तो वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा कंपनी को और कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। ठीक, तो ये सारे प्रोसीजर्स थे कि अगर हमें सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो उसके लिए हमें इन सारे प्रोसीजर से जाना पड़ता है ना, यानी अप्रूवल ROC का लेना पड़ता है, और जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो कंपनी स्टार्ट हो सकती है। चलिए, ये था हमारा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा इलीगल एसोसिएशन। तो देखिए इलीगल एसोसिएशन क्या होता है। हमारा जो कंपनी सेक्शन 464 है कंपनीज एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक जो एसोसिएशन होते हैं ना, लोगों जब एसोसिएशन फॉर्म करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, 50% हो सकती है। ठीक, 50 लोगों से ज़्यादा फॉर्म नहीं कर सकते हैं एक एसोसिएशन। लेकिन इसी कंपनीज एक्ट 2013 में एक रूल 10 है जिसके अकॉर्डिंग उसने ये 50% को लिमिट कर दिया है, और इस वजह से क्या होता है कि अगर उस नंबर से एक्सीड होते हैं, यानी 50 से ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, उसे हम इलीगल एसोसिएशन फॉर्म मान लेंगे, क्योंकि क्या होगा, वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ऑलराइट, तो इसमें यही है कि अगर 50 से ज़्यादा एक्सीड करते हैं मेंबर्स तो उसे इलीगल एसोसिएशन कहते हैं। तो देखिए इसमें ये नेसेसरी होता है कि अगर वो जो एसोसिएशन होती है वो अगर किसी भी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो उसे हम लोग लीगल ही मानेंगे, है ना, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो या फिर कोई भी अदर एक्ट के अंडर अगर है, कंपनीज एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड है तो वो वैलिड होगा। बट अगर वो किसी भी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है और उसके मेंबर्स 50 से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो उसे हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, इलीगल एसोसिएशन। तो देखिए इसमें वो होते हैं हमारे पास, ये किस पे नहीं अप्लाई होते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। ये एक तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, और किसके ऊपर नहीं अप्लाई होंगे, HUF के अंदर, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है ना, उन सब पे भी ये नहीं अप्लाई होंगे। यानी कि आपके जो चैरिटेबल एसोसिएशन है या HUF है उसमें कितने भी मेंबर्स रहें तो उसे वैलिड ही मानेंगे, उस पर 50 की लिमिटेशन वैलिड नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि अगर हमारी कंपनी जो, हमारी एसोसिएशन जो है वो अगर इलीगल एसोसिएशन है, यानी 50 से ज़्यादा हमारे एसोसिएशन में मेंबर्स हैं, तो हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ती है। तो देखिए फर्स्ट है नो इलीगल एग्जिस्टेंस, यानी देखिए कि क्या, अगर इलीगल एसोसिएशन है तो वो क्या होगी, वो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उसको इलीगल उसे उसकी कोई भी लीगलिटी नहीं रहेगी, उसकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। यानी वो कंपनी जो एडवांटेजेस होते हैं ना एक लीगल एसोसिएशन के, एक लीगल कंपनी के, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, वो किसी को भी सू कर सकती है, कोर्ट केस कर सकती है, वो सारी जो बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के, वो सारी चीज़ें उससे हट जाएंगी। ठीक, वो इन सारे एक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं रहेगी, मतलब उसे जब वो कंपनी इन द आइज़ ऑफ लॉ अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसके पास वो सारे एडवांटेजेस भी नहीं होंगे जो लॉ हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। तो देखिए अभी तक कंपनी में हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, तो लेकिन जो इलीगल एसोसिएशन होते हैं उसमें क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, क्योंकि वो कंपनी तो है नहीं, हमारे लॉ के सामने तो वो कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है,
तो जो भी लाइबिलिटी होगी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसके जो मेंबर्स होंगे वही होंगे, है ना। वो यानी कि उनका पर्सनल एसेट्स जो होगा उससे भी अगर एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा है उनके एसेट से, तो जो उनका पर्सनल एसेट्स है वो भी उन्हें देना पड़ जाएगा अगर लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है तो। ऑलराइट। और नेक्स्ट है फाइन। तो देखिए अगर इलीगल एसोसिएशन बनाते हैं तो क्या होता है, सारे जो मेंबर होते हैं ना, जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें क्या करना होगा, 1 लाख रुपए फ़ाइन देनी पड़ जाती है। तो ये होता है हमारा इलीगल एसोसिएशन, जिसमें कि क्या होता है, अगर 50 से ज़्यादा मेंबर एक्सीड हो जाते हैं तो उसे इलीगल मान लेते हैं, यानी वो लॉ के आइज़ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसे कई consequences फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि वो ना कॉन्ट्रैक्ट में साइन आ सकती है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आ सकती, ना ही सू कर सकती है, और फ़ाइन भी पड़ेगा उसके ऊपर, और जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो ये था हमारा इलीगल एसोसिएशन। होपफुली आप लोग को सब समझ में आ गया होगा दोनों टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।